वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन योर चैनल बीपीएससी करंट जोन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में, जो कि बिहार सचिवालय का और बीपीएससी आने वाले जो 67th प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम हैं जिससे भारत की नदियों से क्वेश्चन आते हैं वहाँ आप इससे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देखेंगे मैप के थ्रू और आसान भाषा में इसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे एक्सच्यूरी क्या है। तो इसमें देखिए, सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। ठीक है, तो वैसा क्षेत्र को क्या कहेंगे? एस्च्यूरी बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपका नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी। एक्सच्यूरी मतलब ज्वार दुमुख का निर्माण होता है, उसे ही एक्सच्यूरी बोला जाता है। अब देखिए, डेल्टा किसे कहेंगे? नदी जहाँ महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है, तो उस त्रिभुजाकार जो क्षेत्र होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। डेल्टा प्रायः उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। और एग्जाम्पल में कौन कौन सी नदी जो डेल्टा बनाती है, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा जो है डेल्टा का निर्माण करती है। और अब नेक्स्ट जान लेते हैं हम, जैसे आप मैप में भी देख सकते हैं, नदी तंत्र है, ये मुख्य धारा जो है वो बीच में है और ये सहायक नदियां हैं जो साइड से आती हैं, वो सहायक नदियां हुई और ये आकर के ऊपर से नीचे की ओर खाड़ी में यहाँ पे मिलती हैं। तो देखिए, अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र क्या है? अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। जैसे ये, इसे ही अपवाह तंत्र कहते हैं। पिक में आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया भारत का अपवाह तंत्र। तो देखिए, हिमालयी अपवाह तंत्र तो सिंधु नदी तंत्र हुआ। उसके बाद बीच में यहाँ इंडिया का ये मैप है। जरूरी नहीं है जो आप मतलब इंडिया का जो मैप बनाएंगे वो एकदम मैप जैसा मैप है वैसा ही होना चाहिए, आप समझने के लिए बना सकते हैं। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहाँ है? यहाँ पे है। सिंधु नदी तंत्र इधर है पश्चिमी साइड, और ये बीच में है ये गंगा नदी तंत्र, यहाँ पे ये गंगा नदी तंत्र है। और देखिए, और यहाँ प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में क्या है? ये नीचे का जो भाग है, ये भाग नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, तो अब देखिए, सिंधु नदी 3 देशों से गुजरती हैं। कौन कौन से हैं? ये चीन, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, चीन, भारत और पाकिस्तान। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। किसका? सिंधु नदी का। और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये भारत के लद्दाख के पास से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। और आगे बढ़ती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कौन नदी? सिंधु नदी। और कराची के पूर्व से अरब सागर में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। ओके, 2880 किलोमीटर। भारत का लेह शहर जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। एग्जाम में जो आता है ये फेवरेट टॉपिक है, कौन सी नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो ये याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देती हूँ। और आप पढ़ाई के समय एक पेन और पेज लेके बैठेंगे ताकि आप जो भी इम्पोर्टेंट इसमें आपको लगे उसे नोट डाउन कर सकें। आपको पूरा नहीं लिखना है, जो आपको याद नहीं हो सके वही लिखिएगा। अगर जानते हो तो अच्छी बात है। तो भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? चेनाब, झेलम, रावी और व्यास। और क्या है? सतलज नदी। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज नदी।
ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए मैप है यहाँ पे ऊपर साइड में, यहाँ पे मुख जो है इंडिया का, यहाँ पे सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट है चेनाब नदी। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, उसका उद्गम हिमालय प्रवेश के K20 लारा दर्रे से होता है। ठीक है, तो ये चेनाब नदी है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का जो निर्माण है दो नदी चंद्रा और भागा नदी से होता है, इसलिए इसे चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा चंद्रभागा नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन में आप चेनाब नदी टिक करेंगे। ओके, ये पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। ये पाकिस्तान में जाकर किस नदी से मिल जाती है, सिंधु नदी से, सिंधु नदी से मिल जाती है। और सबसे पहले और इसे मिलने से पहले क्या होता है, इसमें झेलम, रावी, सतलज, व्यास नदियाँ आकर मिलती हैं। यानी कि झेलम, रावी, सतलज, व्यास ये नदियाँ मिलती हैं सिंधु नदी से। जब यानी कि पाकिस्तान में जाकर जब सिंधु नदी मिल जाएंगी, उससे मिलने से पहले ये नदियाँ हैं इसमें आकर के चेनाब नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, जब ये सिंधु नदी में मिलती है, कौन सी नदी, चेनाब नदी, उससे पहले ये झेलम, रावी, सतलज और व्यास नदी, चार नदियाँ जो हैं वो मिल जाती हैं, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है झेलम नदी। और इसका देखिए उद्गम कहाँ है, तो कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट से होते हुए ये नदी जो है 170 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, झेलम नदी। ओके, अब नेक्स्ट है आपका रावी नदी। देखिए हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट जो है चेनाब में मिल जाती है। कौन, रावी नदी। ओके, अब देखते हैं, अब देखिए रावी नदी के बाद आ गया सतलज नदी, ये सतलज नदी। ओके, तो सतलज नदी के बारे में हम जान लेंगे। ये नदी जो है वो तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। इसमें जो आप देख रहे हैं, जो आप लिखे हुए हैं मेंस की तरह, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं प्री और मेंस के दृष्टि से वो सारे इंक्लूड हैं। यहाँ से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, इसलिए मैं इसे स्टोरी की तरह नोट्स बनाई हूँ और समझ में भी आ जाएंगे। ट्रिक याद नहीं रहता, जो आप पढ़िएगा कहानी की तरह वही आपके दिमाग में छपेगा। ठीक है, तो राक्षस ताल से निकलती है कौन, तिब्बत के ये सतलज नदी, और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे क्या है, पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी जो है, चेनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है कौन, सतलज नदी। और पहले क्या है, व्यास नदी आकर मिलती है, उसके बाद ये चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। अब क्या है, व्यास नदी, ये क्या है, रोहतांग दर्रे से निकली है। कौन, व्यास नदी। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में, याद रखेंगे, कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में ये सतलज नदी से मिल जाती है। कौन, व्यास नदी। याद रखेंगे, हरिके क्षेत्र में जो हमने व्यास और सतलज नदी के संगम की बात की, वही हरिके क्षेत्र में वही इस देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है, और जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर। व्यास नदी की लंबाई राजस्थान में कितनी है, 470 किलोमीटर। उसके बाद है पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी से मिलती है, तब ये चेनाब में मिलकर पचनंद नदी का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले ये 45 किलोमीटर तक पांचों नदियां यहाँ एक हो जाती हैं, एक होकर आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। और याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है सिंधु जल समझौते के बारे में, वो कौन से ईस्वी में हुआ था, 1960। ये पानी के वितरण के लिए किया गया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को दिया गया, और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का जो नियंत्रण है वो भारत को दिया गया। अब ऐसे ही पढ़ना होगा,
क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो बच्चों वाले नहीं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जो आप फैक्ट याद कर लीजिए और एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा अब। और 68 में निगेटिव मार्किंग भी लागू कर दिया है, तो इसलिए आपको डिटेल्स में जानना होगा हर एक एक पॉइंट, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़िए, इसे समझिए, 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और अगर नहीं भूल जाते हैं आप तो मैं फिर वही बोलूँगी, पेन और पेपर लेके आप नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ साथ। अब देखिए आगे, सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण भारत को दे दिया गया, तो मैं बता ही चुकी हूँ। तथा 3 पश्चिमी नदियाँ जो हैं सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, सॉरी इसमें दिया हुआ है, सॉरी ये पॉइंट यहाँ पे गलत यहाँ पे ऐड हो गया है। व्यास, रावी और सतलुज नदी जो है वो भारत को दे दिया गया इसका नियंत्रण, और जो सिंधु, चिनाब और झेलम का जो नियंत्रण है वो पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है। ठीक है, तो आप करेक्शन कर लेंगे, सही कर लेंगे। इसके बाद है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में हम देखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। ये बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 2071 किलोमीटर, और बाकी बांग्लादेश में है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए यही है गंगा नदी ये है, और ये देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसे, और चाहें तो आप मैप भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अलकनंदा की 2 प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। पहला है पिंडार नदी और दूसरा है मंदाकिनी नदी। पहला पिंडार नदी के बारे में देख लेते हैं। पिंडार नदी अलकनंदा को कर्ण प्रयाग में आकर मिलती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर जो है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये 2 धाराओं में बंट जाती है। हुगली और मुख्य धारा क्या कहलाती है, भागीरथी। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये आगे पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, से मिल जाती है, जिसे संयुक्त रूप से मेघना कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। ये देखते हैं बंगाल की खाड़ी यहीं पे आके मिल जाती है। आप चाहें तो मैप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए गंगा नदी यही है, और ये पटना है, और ये फरक्का में से आकर के यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हुगली है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आके मिली है बेतवा, यहाँ पे चंबल नदी है, और ये भोपाल शहर हो गया, और ये इंदौर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड है, ये नेपाल है आपका। तो आप मैप से समझ सकते हैं अगर समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे फरक्का पर जो है ये 2 धाराओं में बट जाती है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। देखिए अब गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक और रामगंगा। ये सब किसकी हैं सहायक नदियाँ, तो गंगा की हैं। नेक्स्ट आपका आ गया यमुना नदी। सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपुछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश,
में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। और यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी नदी, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है चंबल नदी। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित महू क्षेत्र के जनापाव पर्वत से निकलती है। उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है बेतवा नदी। मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। इसमें नोट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप जो है अशोक ने 3री शताब्दी में बनाया, ईसा पूर्व में बनाया, तो आपको पता होना चाहिए। अब बीपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है कोसी नदी और बिहार सचिवालय का भी, तो इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है, कोसी नदी, और बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी प्रायः अपना मार्ग बदलती रहती है, ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ? कटिहार में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है दामोदर नदी। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है इसे, और प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल का नाम दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे, जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। बंगाल का अभिशाप किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। ओके, नेक्स्ट है गोमती नदी। इस नदी का उद्गम जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। एकमात्र जिसका उद्गम मैदान से मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। कौन? सोन नदी। सॉरी, गोमती के बारे में तो बता दिए, इसे फुलहर झील भी कहते हैं गोमती नदी को। और सोन नदी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी नदी है वो जो अमरकंटक से निकलती है? तो सोन नदी होगा। और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, सोन नदी। नोट में देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम जो है कैमूर की पहाड़ियाँ, इनके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। अब देख लेते हैं गंगा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। और आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो तो इस पॉइंट बताने के बाद मैं एंड कर दूंगी, और अगले दिन मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बताऊंगी। ओके, तो देख लेते हैं गंगा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में। इसमें पूछा जाएगा कौन सी नदी गंगा के दाएं तट पर और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। तो देख लीजिए, यहाँ पे दाएं तट पर कौन सी नदी? दाएं तट पर हो जाएगी राइट साइड यमुना, सोन और टोंस नदी। और बाएं तट पर कौन मिलेगी? देखिए, गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। बाएं तट पर लेफ्ट साइड गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी, और दाएं तट पर यमुना, सोन और टोंस नदी। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। पूछा जाता है एग्जाम में, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? ईस्वी दिया जाएगा, आप टिक करेंगे 2008। और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर है। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी के प्रवाह का क्रम उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल। तो इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो हर पॉइंट इसमें इंक्लूड है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है, और कम्प्लीटली आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ओके, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाऊं। ओके, थैंक यू।